हेलो एवरीवन, दिस इज विनय चौहान। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इस चैप्टर का हम पार्ट 8 कवर करने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने इस पार्ट के पहले के वीडियो नहीं देखे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, वहां जाकर आप इसके पहले के पार्ट देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो भैया, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन के दो मीडियम बताए हैं। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है आर्ट। अब ये किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम? अर्ली ह्यूमन के। तो क्या अर्ली ह्यूमन की लैंग्वेज हुआ करती थी? अब ये थी या नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आर्ट की। क्या अर्ली ह्यूमन आर्ट का यूज करता था कम्युनिकेशन के लिए? हाँ जी, बिल्कुल करता था। ये क्या दिख रही है हमें? इमोजी दिख रही है। इस इमोजी को देखकर हमें पता लग रहा है कि भैया ये सैड है और ये क्या है? हैप्पी है। ठीक है, मतलब इमोजी से हमने क्या करा? अपनी फीलिंग को शेयर कर दिया और सामने वाले की फीलिंग को समझ भी लिया। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज का जब आप यूज कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए, तो क्या आर्ट का यूज नहीं हो सकता? और इसके हमें एग्जाम्पल भी मिले हैं, कई सारे एविडेंस अगर हम देखें तो हमें अर्ली ह्यूमन के केओस के एविडेंस मिले हैं कि वो क्या करता था। अगर किसी को एनिमल्स को किल कर रहा हो, या वो किसी ग्रुप में बैठा हुआ हो, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की इंग्रेविंग हमें कहाँ मिलती है? स्टोन्स के ऊपर मिलती है, केओस के अंदर मिलती है। तो वो क्या कर रहा है? जो अर्ली ह्यूमन है वो अपनी जो टेक्निक से, अपनी जो ट्रेडिशन है, उसको नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए उसने क्या करा है? पेंटिंग्स बनाई है, इंग्रेविंग की है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि अर्ली ह्यूमन किसका यूज करता था कम्युनिकेशन के लिए? आर्ट का यूज तो करता था। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो जब यहाँ लैंग्वेज की बात आती है तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या अर्ली ह्यूमन की कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज रही होगी? जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती में बात करते हैं, तो क्या उसकी भी कोई लैंग्वेज रही होगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आती है कि क्या वो शुरू से ही हमारी तरह कम्युनिकेट करने लग गया था? तो इसके बारे में स्कॉलर्स के क्या मिलते हैं हमें? सेवरल व्यूज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। कई सारे व्यूज दिए हैं स्कॉलर्स ने इसके बारे में कि लैंग्वेज डेवलपमेंट थी वो कैसे हुई थी। तो फर्स्ट क्या था? होमिनिड लैंग्वेज। अब ये होमिनिड कौन था? प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में बात की है। क्या देखा था हमने कि जब ह्यूमन था, अर्ली ह्यूमन से लेकर मॉडर्न ह्यूमन, इनके बीच में कई सारे ह्यूमन की स्पेसीज आई थी, और उसी ह्यूमन स्पेसीज के अंदर एक कौन था? होमिनिड था। तो होमिनिड कौन सी लैंग्वेज का यूज करता था? जेस्टर और हैंड मूवमेंट। अब ये जेस्टर्स और हैंड मूवमेंट क्या होता है? डिफ और डम्ब लोगों को तो आपने देखा ही होगा, जो कि बोलने और सुनने में क्या होते हैं? कैपेबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर लेते हैं। बिल्कुल उसी फॉर्म में क्या करता था अर्ली ह्यूमन, जो होमिनिड था, वो भी जेस्टर्स मूवमेंट का यूज करता था। एक और सबसे फेमस एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जाम हॉल में तो सभी बैठे हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? किसी को कुछ बताना हो या किसी से कुछ पूछना हो, बिना कान और मुंह का यूज करे हम पूछ भी लेते हैं और बता भी देते हैं। तो दैट इज अ हैंड मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोकन लैंग्वेज और प्रेसिडेड बाय वोकल बट नॉट वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग एंड हमिंग। शुरुआत में जब स्पोकन लैंग्वेज का दौर चालू हुआ तो अर्ली ह्यूमन क्या करता था? सिर्फ वॉइस निकालता था। अब ये जो वॉइस है, इससे वो वर्बल कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अर्ली ह्यूमन की कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं थी। सिर्फ वो क्या निकालता था? वॉइस निकालता था, क्योंकि उसकी जो वोकल है उसमें भी इंप्रूवमेंट हो रहा था। क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन के इवोल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि जब उसका इवोल्यूशन हो रहा है तो उसका जो बॉडी है वो भी इम्प्रूव होगी, उसकी जो हाइट थी वो भी हमने देखा था बढ़ रही थी, उसका जो हैंड का साइज था वो भी बढ़ रहा था, तो ऑब्वियसली उसकी जो वोकल होगी वो भी इम्प्रूव होगी। तो उसकी जो वोकल थी अब सिर्फ कितने कैपेबल हो गई थी? सिर्फ कुछ वॉइस निकालने में कैपेबल थी। जैसे कि हमने देखा है प्रेजेंट में कई सारे एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या निकालते हैं? वॉइस निकालते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें तो लगता है कि ये हमेशा क्या करते हैं? एक ही साउंड निकालते हैं। बिल्कुल उसी तरह पहले का जो अर्ली ह्यूमन था वो क्या करता था? साउंड निकालता था, वर्बल कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। और साउंड भी कैसा होता था? हमिंग और लाइक सिंगिंग टाइप का साउंड वो निकालता था।
नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगन विद कॉल्स। हमने देखा है कि जो कोई भी डिस्कवर की जाती है, तो जो डिस्कवर कोई भी एक चीज़ अगर होती है तो कब डिस्कवर होती है, सबसे पहले उसकी क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट होगी तभी क्या होगा, डिस्कवर होगा। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा होगा और उसे क्या करना होगा, अर्ली ह्यूमन को अपने पास में बुलाना होगा। तो जब उसे पास में बुलाना होगा तो क्या करना होगा, अब वहाँ से वो व्यक्ति अगर उधर देख रहा होगा तो हैंड जेस्चर्स या हैंड मूवमेंट का यूज़ करके हम उसे बुला तो सकते नहीं हैं। तो फिर उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लगी, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए जिसे सामने वाले व्यक्ति को अपने पास में हम बुला सके। तो यहाँ स्कॉलर्स वही कहते हैं कि जब इसने किसी को अपने पास में बुलाना शुरू किया, ठीक है, जब सामने कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो तो उसको चिल्ला के अपने पास में बुलाना है, या अदर फॉर्म के अंदर कुछ भी काम करना हो, तो ऐसे करके इसकी लैंग्वेज में क्या होता गया, इंप्रूवमेंट होता गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें, ह्यूमन में हैव पॉसेस्ड अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पीच साउंड इनिशियल स्टेज। शुरुआत में क्या हुआ था कि जो अर्ली ह्यूमन था ये काफ़ी कम साउंड्स का यूज़ करता था। ठीक है, जैसे एनिमल्स मैंने बताया ना कि एनिमल्स का हमें क्या लगता है कि वो रिपीटेडली सेम एक ही साउंड निकालते हैं हर बार। बिल्कुल उसी तरह अर्ली ह्यूमन भी क्या करता था, एक ही साउंड हो गया या फिर कुछ टाइप के जो बहुत ही कम साउंड्स का यूज़ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वही साउंड काय में कन्वर्ट होते गए, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड स्पोकन लैंग्वेज इमर्ज। आखिर स्पोकन लैंग्वेज की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी। तो इस क्वेश्चन के बारे में स्कॉलर्स क्या करते हैं, अलग अलग सजेशन देते हैं। तो क्या सजेशन थे, आइए देखते हैं। पहला सजेशन दिया था द ब्रेन ऑफ होमो हैबिलिस। अब भैया होमो हैबिलिस कौन है, ये होमो हैबिलिस ह्यूमन की एक स्पेसिस थी और इसी स्पेसिस के अंदर कुछ सर्टेन फीचर्स थे, कुछ स्पेशल फीचर्स थे इसके माइंड के अंदर, जिसके कारण ये क्या कर पा रहा था, कम्युनिकेट कर पा रहा था। ठीक है, इसके एविडेंस हमें कब मिले हैं, अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, होमो हैबिलिस के हमें एविडेंस मिले हैं 2 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट सजेशन दिया था द इवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट वर इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने देखा था कि ह्यूमन का जो ब्रेन था वो भी समय के साथ इंप्रूव होता गया, उसके जो हैंड के मूवमेंट थे हमने देखा था, पहले वो ग्रिप नहीं कर पाता था इजीली किसी चीज़ को, लेकिन बाद में इजीली किसी भी चीज़ को पकड़ सकता था, टूल्स को पकड़ सकता था। तो ये क्या हो रहा है, हैंड का इवोल्यूशन हो रहा है। पहले 4 पैरों के ऊपर चलता था, फिर 4 से 2 पैरों के ऊपर वो आया। तो ये क्या है, ह्यूमन का इवोल्यूशन है। बिल्कुल उसी फॉर्म में उसकी जो वोकल थी वो भी इंपॉर्टेंट थी। जैसे उसके बॉडी के हर एक पार्ट क्या हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी जो अलग अलग जगह पर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके जो बॉडी के पार्ट से, बिल्कुल उसी तरह उसकी जो वोकल थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो वोकल का भी उसको यूज़ जब लगा तो इसमें भी क्या होता गया, इम्प्रूवमेंट होता गया। तो पहले हमने देखा कि वो क्या करता था, हमिंग और सिंगिंग की वॉइस निकालता था, और वही वॉइस क्या होने लग गई थी, जब उसकी वोकल कोड इम्प्रूव हुई तो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही से कर पा रहा था। ठीक है, तो इसी की हेल्प से फिर उसने क्या करा, कम्युनिकेशन करना चालू किया। तो इसका एविडेंस हमें कब मिला है, दिस अकर्ड अराउंड द 2 लाख ईयर एगो। ठीक है, थर्ड सजेशन था लैंग्वेज डेवलपमेंट अराउंड द सेम टाइम एज अ आर्ट। जैसा कि हमने देखा था कि कम्युनिकेशन के 2 मीडियम थे, लैंग्वेज और आर्ट। तो दोनों का इवोल्यूशन अलग अलग टाइम में नहीं हुआ है, दोनों साथ साथ बढ़े हैं। ठीक है, इनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है कैसे हुआ है, आर्ट और लैंग्वेज का साथ साथ दोनों का इवोल्यूशन हुआ है। और बोथ आर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और दोनों ही क्या है, कम्युनिकेशन के मीडियम होते हैं। अब हम बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस जो हमें मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, जो कि हमने बात की कि हमें डिफरेंट केव्स से इंग्रेविंग मिली है, पेंटिंग्स मिली है, डिफरेंट आर्ट मिली है। तो किस बेसिस पे बात कर रहे हो, कुछ एविडेंस है या हवा में ही। तो उसके पीछे क्या है, कुछ एविडेंस हमें मिले हैं। वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, हंड्रेड्स ऑफ एनिमल पेंटिंग जो बनाई गई थी वो हमें देख लिया है, कब से कब के बीच में बनाई गई थी, 30,000 से लेकर 12,000 ईयर एगो के बीच में हंड्रेड्स ऑफ एनिमल पेंटिंग्स बनाई गई थी, जो कि कब डिस्कवर की गई थी, कहाँ से मिली हमें, लेस्काक्स और शोवे से मिली है। ये दोनों केव्स कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है। ठीक है, और दूसरी जो केव है वो है अल्टामीरा। अल्टामीरा कहाँ पर है, स्पेन में।
अब जो अल्टामिरा के बारे में आपकी जो बुक है उसके अंदर एक बॉक्स बना हुआ है और एक इंसिडेंट दिया हुआ है, उसके अंदर एक फेमस हमें क्या मिली है, पेंटिंग मिली है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको दिख रही होगी। इस पेंटिंग के अंदर कुछ स्टोरीज कुछ इस फॉर्म में बताई गई है कि एक मार्सेलिनो नाम के क्या थे, एक आर्कोलॉजिस्ट थे, ये शौकिया आर्कोलॉजिस्ट थे, ये एक बिजनेसमैन भी थे और शौकिया तौर पे क्या करते थे, आर्कोलॉजी का वर्क किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये इसी केव्स के अंदर कुछ जमीन के ऊपर खुदाई कर रहे थे, तो साथ में इनकी कौन थी, इनकी डॉटर भी इनके साथ में गई हुई थी। तो जो इनकी डॉटर थी उसका नाम था मारिया। तो मारिया क्या कर रही थी, केव्स के अंदर घूम रही थी और इनके जो मार्सिलोना थे वो इनग्रेविंग कर रहे थे ग्राउंड के ऊपर। अब जब मारिया का ध्यान एकदम ऊपर रूफ के ऊपर जाता है तो वहाँ पर उन्हें क्या दिखती है, ये पेंटिंग दिखती है बाइसन की। तो जब वो ऊपर देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाती है कि देखो मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर एक बेल बना हुआ दिख रहा है। तो उसके जो फादर रहते हैं शुरू में बिलीव नहीं करते और जब वो देखते तो वाकई वो क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो पेंटिंग बनाई गई थी ये क्या किस फॉर्म में बनाई गई थी, इसके अंदर एक रंगीन पेंटिंग थी ये, जिसके अंदर कलर का पेस्ट का यूज़ किया गया था, जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हो। तो जब उन्होंने बाकी इस अपनी बुक पब्लिश की और बुक पब्लिश करने के बाद उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में बताया कि ये अर्ली ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है, तो किसी ने बिलीव नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जो इसका कलर था वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली बनाया गया है, क्योंकि अर्ली ह्यूमन अगर बनाता तो इसकी जो कलर है इतने डार्क नहीं होते, ठीक है, इतने उभरे हुए नहीं होते, ना ही इतने अट्रैक्टिव होते। इसी कारण से शुरुआत में उनकी ये बात नहीं मानी थी। तो ये इंसिडेंट आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करें, दिस इंक्लूड डिपिक्शन ऑफ बाइसन। अब इसके अंदर, इन गुफाओं के अंदर हमें किन किन एनिमल्स मिले हैं मेनली, एक तो मिला है बाइसन, बाइसन के बाद हॉर्स मिले हैं, आइबेक्स मिले हैं, डियर मिले हैं, मैमथ्स मिला भी। मैमथ्स कौन होते थे, मैमथ्स हाथी के जैसे ही दिखने वाली एक स्पेसीज हुआ करती थी, लेकिन हाथी से अलग होते थे। राइनोस मिले हैं, लॉयंस मिले हैं, बियर्स मिले हैं, पैंथर्स मिले हैं, हाइनस मिले हैं और आउल्स। ये सभी हमें काय के अंदर मिले हैं, इन्हीं गुफाओं के अंदर इनकी इनग्रेविंग्स मिली है, इनकी पेंटिंग्स मिली है। तो इन्हीं के बारे में मैंने क्वेश्चन रेज अबाउट दिस पेंटिंग्स। इन्हीं पेंटिंग्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या राइज होते हैं कि इतनी बड़ी जो गुफाएं हैं तो किसी तरफ तो क्या है, आप में पेंटिंग्स वगैरह हमें मिल रही है गुफा की एक तरफ, गुफा के दूसरी तरफ ये पेंटिंग्स क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये आया। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि सिर्फ आपने इन्हीं एनिमल्स की पेंटिंग क्यों बनाई, बाकी एनिमल्स की पेंटिंग क्यों नहीं बनाई, ये दूसरा क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि जो मैन थे उनको तो आपने इंडिविजुअली पेंटेड किया है, इंडिविजुअली भी मिल जाते हैं, ग्रुप के अंदर भी मिल रहे हैं मैन, लेकिन जो वुमन का इन्होंने डिपिक्शन किया है वो सिर्फ ग्रुप में ही क्यों किया, ये एक और क्वेश्चन आया निकल कर। अगला क्वेश्चन ये आया कि गुफाओं के अंदर जहां पर साउंड इजीली पहुंचती थी सिर्फ वहीं पर ही आपको पेंटिंग्स क्यों मिल रही है, उन्हीं जगह पर इन्होंने पेंटिंग क्यों बनाई, जिस गुफा के जिस तरफ साउंड नहीं जाती थी वहां पर इन्होंने पेंटिंग्स क्यों नहीं बनाई, ये क्वेश्चन निकल के आया। और उसी के साथ में ये भी आया कि जब ये इकट्ठे होकर ग्रुप में क्या कर रहे थे, ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई इन्होंने कि बिल्कुल ये ग्रुप में बैठे हुए हैं। तो ऐसे सेवरल क्वेश्चन निकल के आए थे इन्हीं पेंटिंग्स के अंदर। हम देखते हैं कि इतने सारे जो क्वेश्चंस निकल के आए इनके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो कई सारे हमको एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग, अर्ली ह्यूमन था वो क्या करता था, हंटिंग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, क्योंकि इनकी लाइफ में एनिमल्स ही तो थे जिसको वो खाते थे और उनके पास में दूसरा ऑप्शन था क्या, माना कि दूसरा भी था, कंदमूल भी थे, लेकिन मोस्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, एनिमल्स के ऊपर। तो कहीं भी ये जो रिचुअल्स हो गए या फिर कहीं मैजिक्स के फॉर्म में जब भी कभी इकट्ठे होते थे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते थे, एनिमल्स की इनग्रेविंग करते थे, उनकी पेंटिंग्स बनाते थे गुफाओं के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न ये था एनिमल्स की पेंटिंग बनाने का कि क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, क्योंकि इनके जो लाइफ है ये जो सर्वाइव करते थे एनिमल की ही हेल्प से करते थे। अगर एनिमल्स नहीं होते तो ये सर्वाइव भी नहीं कर पाते। दैट्स वाई हमें जो कैव्स होती है उनके अंदर एनिमल्स की पेंटिंग्स मिलती है। सेकंड देखते हैं, दिस कैव्स आर पॉसिबल मीटिंग प्लेसेस। क्या बोला, स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये भी हो सकता है कि जो कैव्स होती थी इनकी मीटिंग प्लेस हुआ करती थी।
ठीक है, कोई बड़ा शिकार करा, भैया पार्टी करेंगे, चलो आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ एक जगह पर, ये भी हो सकता था। दूसरा कारण हम ये भी जान सकते हैं कि जब ये एक जगह पर मिलते थे तो एक दूसरे के जो टेक्निक्स है, एक दूसरे की जो नॉलेज है वो भी शेयर करते होंगे, क्योंकि कोई ने कोई बड़े जानवर का शिकार कर दिया तो भैया पूछते थे एक दूसरे को तूने कैसे मारा, अपनी टेक्निक उसको शेयर करते थे, उसकी टेक्निक ये पूछ लेते थे। तो इस पर्पज़ से भी ये एक जगह पर मीटिंग करते रहे होंगे। तो ऐसे कई सारे रीज़न उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट देखें तो पेंटिंग एंड इनग्रेविंग सर्व एज अ मीडिया फॉर पासिंग इन्फॉर्मेशन। जो पेंटिंग होती है, जो आर्ट होती है, वो क्या करती है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को बताने का एक मीडियम होता है, क्योंकि इनके पास कॉपी पेन तो होता नहीं है। तो जो टेक्निक होती है, जो नॉलेज होता है, उसको क्या कर देते हैं, वॉल्स के ऊपर, जो केओस की वॉल होती है उसके ऊपर, स्टोन्स के ऊपर इनग्रेविंग कर देते हैं, जिससे नेक्स्ट जनरेशन को इसके बारे में पता चलता है। तो दूसरा इन्होंने ये भी रीज़न बताया है। आगे देखें तो दैट्स वाई आर्कोलॉजिकल सोर्स इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट अर्ली सोसाइटी। इसीलिए जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं किसके अंदर, हमें अर्ली सोसाइटी के बारे में जानने में। तो ये हमने आज पूरा देख लिया किसके बारे में, कि ये जो अर्ली ह्यूमन था वो जो पेंटिंग्स बनाता था, जो आर्ट का यूज़ करता था, लैंग्वेज का यूज़ करता था, वो कब से शुरू हुआ, कैसे उसने उसके अंदर डेवलपमेंट किया, ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।